तो अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन की यात्रा हम लोगों की बहुत अच्छी रही है। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत बेसिक तौर पर सीखा और किस प्रकार से उसके वेक्टर्स को ब्रेक किया जाए, किस प्रकार से फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया जाए, सवालों को किस तरह से अटैक किया जाए उसको देखा। और हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें भी देखी जो प्रोजेक्टाइल के सवालों को जल्दी सोल्व करने में मैटर करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन को भी पढ़ा था, इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्मेट भी पढ़े और कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाए और ये देखा कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बहुत सारी नई इंसाइट्स हमें देता है। तो इस तरह से जब हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस लेंगे और उन स्पेशल केसेस को ही आज देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो मैंने आज ये तय किया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। हाफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? एक प्रोजेक्टाइल पूरा प्रोजेक्टाइल होता है जब वो जिस लेवल से शुरू करता है उसी लेवल पे खत्म होता है। ध्यान दीजिए, एक प्रोजेक्टाइल जब जिस लेवल से शुरू करे उसी लेवल पे खत्म हो तो इसको कहते हैं हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। लेकिन अगर सिर्फ इसका आधा लें, मतलब अगर यहां से लेकर के और यहां की जर्नी को देखें तो हम इसको हाफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हाफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी ऊंचाई पर जाकर के, ऊंची जगह पर जाकर के, किसी अच्छी खासी हाइट पर जाकर के वहां से हॉरिजॉन्टली फेंक दें तो ये एक तरह का हाफ प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक पोल है जिसकी ऊंचाई h है और हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट u स्पीड से फेंकी। हमने ये हॉरिजॉन्टली फेंकी है। हॉरिजॉन्टली फेंकने से क्या होगा कि ये पूरी तरह से एक हाफ प्रोजेक्टाइल बनेगा। अब जैसे ही हमने इसको फेंका ये इधर की ओर आया और ये यहाँ पे गिरा। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे गौर करनी है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल में हमने इसको ब्रेक किया, जब हॉरिजॉन्टल ही रह गया तो इधर साइड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इधर साइड में इसका एक्सेलरेशन है, इधर साइड में एक्सेलरेशन नहीं रहा। तो क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्टाइल के अंदर, हम लोग इसी को देखना चाहते हैं। बहुत आसान है ये तो, उस पहले वाले से भी आसान है। सबसे पहले ये देखें कि h हाइट जाना है नीचे और ध्यान दीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ है। मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से इनिशियल वेलोसिटी u से नीचे की ओर गिरे, यानी कि अगर उसको टपका दिया जाए तो एक तरह से टपक ही रहा है। तो शुरुआती 0 वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आती है तो ध्यान दीजिएगा कि टाइम टू फॉल होता है √2h/g। तो इस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने का टाइम होगा √2h/g। यही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में गौर कीजिए, इतना टाइम इसको नीचे गिरने में लगा तो हॉरिजॉन्टली उसकी वेलोसिटी u थी, इसलिए कितना दूर हॉरिजॉन्टली जाएगा तो रेंज हॉरिजॉन्टल होगा इतनी टाइम और इतनी वेलोसिटी u, क्योंकि वो कांस्टेंट रह जाएगी। इसलिए आपने रेंज भी देख लीजिए u × √2h/g। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि इस प्रकार के पार्टिकल में ये बताइए कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो क्या करेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ध्यान दीजिए कि टाइम t के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। टाइम t के बाद मान लीजिए इस लोकेशन पे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u ही रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी 0 से शुरू होके g के एक्सेलरेशन से बढ़ेगी। तो 0 से शुरू होके टाइम t अगर मिले तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 + gt, यानी कि नीचे की ओर इसकी वेलोसिटी होगी gt। तो किसी खास टाइम पर इसकी वेलोसिटी u और gt का सम होगी, यानी कि u² + g² t² रूट होगी। इतनी स्पीड होगी। और ये किस डायरेक्शन में होगी? तो डायरेक्शन बहुत ही आसान है। डायरेक्शन याद रखिए सामान्यतः हॉरिजॉन्टल से निकाला जाता है। तो अगर हम इसको अल्फा कहें तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वर्टिकल gt/u। काम आसान है। अच्छा, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि जरा ये बताइए भाई कि ये जब पहुंचा जमीन पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। बहुत ही आसान। सबसे पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो उतनी ही थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज ही नहीं होता। रही बात वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में,
वर्टिकल फॉल में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट गिरती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है √2gh, यानी कि अगर ये यहां से टपकती है तो ये वेलोसिटी होगी √2gh। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो आपको वेलोसिटी एट एंड होगा, वेलोसिटी सबसे अंत में होगा u² प्लस √2gh का स्क्वायर यानी 2gh रूट। ये हो गया वेलोसिटी एट द एंड। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। आपने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा सवाल ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है, ये बहुत ही आसानी से चलता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा, अब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं हम लोग इसमें। फॉर्मूलों का डेरिवेशन आप देख लीजिए, अगर आपको वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले आते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, उस सवाल को लेने के बाद बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहां पर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई है बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और उधर नॉर्थ ईस्ट में अन्य राज्य हैं, कभी कभी राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है, तमिलनाडु में बाढ़ आ रही है। इन सब जगहों पे मान लीजिए किसी एक जगह पर बाढ़ आई है और बाढ़ में यहाँ पे जो है एक लड़का जिसका नाम मोनू है वो डूब रहा है, डूब रहा है या भूखे मर रहा है, जो कुछ भी है। ध्यान दीजिए कि मोनू यहां पर सरकार का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए कि ये वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से जाता है हेलीकॉप्टर और मोनू को देखता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही मोनू के माथा पे से गुजरता है, उसके ठीक ऊपर से जब हेलीकॉप्टर गुजरता है तो यहां से हेलीकॉप्टर का पायलट एक पैकेट में चूड़ा गुड़ वगैरह यहां से टपका देता है, पायलट टपका देता है, ड्रॉप। और याद रखिए कि पायलट मान लीजिए 45 मीटर ऊंचा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पायलट यहां पर ड्रॉप करता है चीजों को, पैकेट को, तो क्या वो मोनू के पास पहुंचेगा? अगर मोनू के पास नहीं पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, क्या होगी, इसी को डिस्कस करना है। बहुत ही आसान सवाल है। तो ध्यान दीजिए एक बात कि हेलीकॉप्टर जब यहां आ जाएगा, गौर कीजिएगा, तो याद रखिए कि हेलीकॉप्टर, न सिर्फ हेलीकॉप्टर 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बल्कि उसके अंदर जो पैकेट वैकेट जो कुछ भी रखा है उन सबका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। और हेलीकॉप्टर में से अगर इस पैकेट को आप गिरा देंगे तो चूंकि हेलीकॉप्टर 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो पैकेट भी 40 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। इसलिए पैकेट एक्चुअली ठीक नीचे ना गिर के 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर जाएगा, और इसीलिए वो यूं नहीं गिर के, सीधा ना गिर के वो ऐसे गिरेगा। ये सीधी सी बात है कि क्योंकि पैकेट रेस्ट में नहीं है कि आप उसको टपका देंगे, पैकेट हॉरिजॉन्टली 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर पैकेट को फेंकेंगे तो वो आगे जाके और आगे जाके नीचे गिरेगा, तो यहां पे गिरेगा। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। अब आइए सबसे पहले हम लोग पता करें कि मोनू को तो फिलहाल ये पैकेट नहीं मिलने जा रहा। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द टाइम टू फॉल द पैकेट, कितना पैकेट को गिरने में टाइम लगेगा। हाइट देखिए 45 मीटर हाइट है, तो आप इसको लिख सकते हैं टाइम t बराबर 2 इंटू h कितना है 45 एंड g कितना है 10 करीब करीब ले लीजिए, 9 का रूट यानी 3 सेकेंड। पैकेट को नीचे गिरने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो जितनी देर में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा उतनी देर में ये जो पैकेट है उधर कितनी दूर बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि रेंज, क्योंकि देखिए भाई पैकेट 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो 3 सेकंड टाइम लगेगा। तो 3 सेकंड की रफ्तार से ये 120 मीटर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड इंटू 3 यानी 120 मीटर आगे बढ़ जाएगा। तो मोनू नहीं, मोनू के माथे पे नहीं गिरेगा, ये मोनू से 120 मीटर दूर गिरेगा 3 सेकंड में। आगे है कि मान लीजिए आपसे पूछें कि बताइए भाई कि ये जो पैकेट गिरा वो किस वेलोसिटी से जमीन पे आके गिरेगा। तो याद रखिए कि जमीन पर आने की जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टली 40 मीटर पर सेकंड होगी और वर्टिकली u + 80, यहां पर u है 0 प्लस
10 इंटू 3 तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए कि 40 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल, 30 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल। तो इसको अगर आप ट्रीट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जमीन पर गिरेगा। कैसे लाए 50 मीटर पर सेकेंड? इसको और इसको जोड़ा, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मोनू के मन में आए कि मुझे जल्दी से जाके उसको पकड़ लेना है, पैकेट को कैच कर लेना है, तो मोनू को कैसे जाना चाहिए? मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मोनू बहुत अच्छा रनर है, मोनू स्पाइडरमैन है या स्विमर है, जो कुछ भी है। तो क्वेश्चन है विथ व्हाट एक्सेलरेशन मोनू शुड स्विम सो दैट ही कैचेज, वो कैच कर ले इस फूड पैकेट को। अब सोचिए मोनू का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, मैंने ये पूछा है। तो एक्सेलरेशन मोनू का ए होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि मोनू को कितना टाइम मिला है, 3 सेकेंड। तो जब तक पैकेट ऐसे आ रहा है तब तक मोनू को भी वहां पर पहुंच जाना है। तो मोनू को 3 सेकेंड में कितना चलना है? 120 मीटर। तो 120 बराबर होगा ut, मोनू का इनिशियल वेलोसिटी u लिया, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर यानी कि 9। तो आप इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन बराबर 2 इंटू 120/9। 3 से काट देंगे इसको, 80/3। 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर मोनू स्विम करता है पानी के अंदर, बहुत अच्छा खासा एक्सेलरेशन है, तो मोनू जाकर के उसको कैच कर सकता है। तो न मोनू इतना तेज एक्सेलरेट करेगा, ना उसको पैकेट मिलेगा। असल में बाढ़ के दिनों में पैकेट ऐसे ही बर्बाद होते हैं। वो ध्यान नहीं रखते कि भाई जब पैकेट गिराते हैं तो जब छत होती है, छत के ठीक ऊपर जाके गिराते हैं, तो हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, असल में वो छत पे गिरने के बजाय पानी में गिर जाता है। इसके बाद लोगों में मार्केट मच जाती है, जल्दी से लोग कूदना चाहते हैं, सामान बर्बाद होता है, वो अलग होता है। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। इसमें हम 1-2 सवाल और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि भाई ये बताइए कि ये पैकेट 3 सेकेंड में तो ठीक है, 3 सेकेंड में तो ये गिर गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैग इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? फर्स्ट सेकेंड में, बैग के बारे में फर्स्ट सेकेंड में बात हो रही। तो सोचिए इधर 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो जाहिर है कि 1 सेकेंड में आप 40 मीटर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब नीचे गिरने वाला मामला आएगा तो उसमें फर्स्ट सेकेंड में आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2। फर्स्ट सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। u यानी 0 प्लस g/2 यानी कि 5, यानी कि 5 सेकेंड 5 मीटर आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेस होगा। तो कुल मिला जुला करके डिस्प्लेसमेंट होगा 40 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट मीटर। जहां कहीं भी हो ये यहां से इतना डिस्टेंस चलेगा s, ये इतना डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड में चलेगा। 2 सेकेंड में कितना चलेगा? 2 सेकेंड में फिर आप 40 के बजाय लिख दीजिए 80 मीटर, और इसको लिख दीजिएगा कितना? पहले सेकेंड में 5 और उसके अगले सेकेंड में 15 हो जाएगा। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 2 सेकेंड में 20 मीटर चलेगा। ध्यान दीजिए पहले सेकेंड में 5 और दूसरे सेकेंड में 10 जोड़िएगा तो दूसरे सेकेंड में 15 हो गया, तो 20 हो गया। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको एक नई वेलोसिटी मिलेगी। हो सकता है कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी ये हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाए, और 3 सेकेंड में सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉडी का फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, आपसे जो पूछा जाए। 3 सेकेंड का मैंने निकाला है, आप 3rd सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना कोई भारी टॉपिक नहीं है। हाफ प्रोजेक्टाइल बहुत आसान टॉपिक है। मैंने बस एक क्वेश्चन लेना था ताकि आपको समझा सकूं कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है। चलिए तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल वाले को खत्म करते हैं और हम लोग अगला टॉपिक जो होगा, अगले चीज को जो समझना है जो प्रोजेक्टाइल के बारे में,
उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। अब एक नहीं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, दो प्रोजेक्टाइल की रिलेटिव वेलोसिटी। पहले गौर कीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था। मान लीजिए कि पार्टिकल ए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और पार्टिकल बी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। ध्यान दीजिएगा, ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, वहां पे ए क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो याद रखिए कि जो भी ऑब्जर्वर हो जाए उसकी वेलोसिटी फटाक से सब में से घटा दीजिएगा। तो ये ऑब्जर्वर हो गया, इसकी वेलोसिटी खुद में से घटेगी तो क्या बन जाएगी, 0। और इसकी वेलोसिटी को जब इसमें से घटाएंगे तो 10 को उल्टा करके 20 में जोड़ेंगे, तो 10 को उल्टा करेंगे तो इधर आ जाएगा, और 20 में 10 को इधर वाले को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बी एज सीन बाई ए, व्हेन ए बिकम्स द ऑब्जर्वर, द वेलोसिटी ऑफ द बी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। यानी याद रखिएगा, जब हम किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर बनाते हैं तो उसकी वेलोसिटी को 0 कर देते हैं, उसके एक्सेलरेशन को भी 0 कर देते हैं, उसकी पोजीशन को भी 0 कर देते हैं, और उसकी यही चीजें दूसरी बॉडी वाले में से घटा देते हैं। मतलब ऑब्जर्वर की पोजीशन दूसरी बॉडी की पोजीशन से घटा लेंगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को दूसरी वाली में से घटा लेंगे, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को दूसरी बॉडी के एक्सेलरेशन से घटा लेंगे, और ऐसा करके हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वर को आखिर दिखता क्या है। इसी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट सीन बाय अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी में आप चीजों को काटने की तैयारी रखें, एक को आप रेस्ट में डाल दीजिएगा, दूसरे को आप जो है उसमें से उसकी वेलोसिटी को दूसरे में से घटाइएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए यहां से एक ऑब्जेक्ट इधर की ओर फेंका गया, ये u1 स्पीड से ए ऑब्जेक्ट है, u1 स्पीड से मैंने फेंका और इसका एंगल θ1 था, ठीक है था। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इधर मैंने फेंका u2 स्पीड से, वो θ2 से फेंका, उधर ही फेंका, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये पहली बात, मतलब कि बी को ऑब्जर्वर मान रहे हैं कि ए को मान रहे हैं। ठीक से ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ए को ऑब्जर्वर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल आवे, दो प्रोजेक्टाइल आवे, पहले ब्रेक कर लीजिए भाई, पहले ब्रेक करिएगा तो क्या आएगा, u1 cos θ1 और इधर आएगा u1 sin θ1। डायरेक्शन दिख रहा है, इसको देखिए, u2 cos θ2 और इधर आएगा u2 sin θ2, दोनों आ गए, और इसका एक्सेलरेशन g और इसका भी एक्सेलरेशन g। सब कुछ लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन g को सबसे पहले आप 0 कर दीजिए। चलिए मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी अब ए रेस्ट में हो जाएगा, ए का सब कुछ बंद होने वाला है। तो एक ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका जो एक्सेलरेशन है मैं 0 कर रहा हूं। अब इसको उलट के इधर जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जी से जा रहा, वो भी जी से जा रहा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए तो ऑब्जर्वर होने की वजह से 0 है, परंतु इसको जब उलट के इसमें जोड़ेंगे तो बी वाले का भी एक्सेलरेशन 0 आएगा। आप एक बात को गौर कीजिए, चूंकि दोनों ही प्रोजेक्टाइलों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी था, इसलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन नहीं देखते हैं। The acceleration of one projectile with respect to another is 0 and so acceleration नहीं है, इसका मतलब एक वेलोसिटी का एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था कि एक्सेलरेशन ए का 0 करने जा रहे हैं, तो इस u1 cos θ1 को अगर हम 0 कर दें तो इसको उलट के इसमें जोड़ेंगे, यानी b का हो जाएगा u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ेंगे तो घट जाएगा।
अब इसमें ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को भी देखिए, u1 sin थीटा 1 को अगर 0 कर देते हैं तो ये उलट के इसमें जुड़ेगा, यानी ये यहां बन जाएगा u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1, यानी कि जब a रुक जाएगा तो b इस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा। चूंकि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए a को लगता है कि b आराम से स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। कितने की वेलोसिटी से भैया? ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर का रूट करिएगा तो आपको मिल जाएगी b की वेलोसिटी एज सीन बाई a। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट चला कि चूंकि एक्सेलरेशन 0 है एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे रेस्पेक्ट में, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट वाली, यानी चेंज नहीं होगी मानी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी होगी। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग कह सकते वेलोसिटी कितनी होगी भाई? ये वाली। तो ये था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी दो है। वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की है एक्स डायरेक्शन में, और माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन, ये वाला है। और ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वेलोसिटी 2 इन द वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी 1 इन द वाई डायरेक्शन, और आपको दोनों को जोड़ देना है, इस तरह से करके आंसर बना देना है। ये आपको पता चल जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटियों का डिफरेंस एंड वर्टिकल वेलोसिटियों का डिफरेंस दोनों को स्क्वायर कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा सर, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा, एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन जब तक यहाँ पे सवाल नहीं बनेगा तब तक मामला नहीं जमता। चलिए एक सवाल बना लेते हैं, सवाल बना के चीजों को तय कर लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये देखने में लगता है अजीब सा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये हमने 30 डिग्री से फेंका। इधर साइड से हमने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका और उसको 60 डिग्री पे फेंका। ए है, बी है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। सीधी सी बात है कि ए के हिसाब से बी की क्या वेलोसिटी है। पहले आप ब्रेक करिए। 500 cos 30 यानी 25 रूट 3, 500 sin 30 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। इसको देखिए, 100 cos 60 यानी 50 मीटर पर सेकेंड, 100 sin 60 यानी 50 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटी आपके सामने है। अब ध्यान दीजिए कि हमें ए को रोकना है। ए को रोकना है यानी कि इसको यहां से हटाएंगे, तो अगर इसको हम यहां से हटाएंगे तो ये इधर आके जुटेगा। तो चूंकि जब इधर घुसकाएंगे और वो पहले ही उधर है तो ऐड हो जाएगा प्लस 25 रूट 3। ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब इसको आप उलट के उसमें जोड़ेंगे तो ये जो उल्टा करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो उसी में है, इसे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब इसको देखिए 25 मीटर पर सेकेंड है, जब इसको हटाएंगे तो ये उलट के इसमें जुड़ेगा, यानी कि उसमें माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने देखा कि एज सीन बाई ए बी की वेलोसिटी है 50 प्लस 25 रूट 3 इधर, और उधर साइड में है 50 रूट 3 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। ये दो वेलोसिटियां हैं बी के अंदर, और इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करके स्क्वायर कर दें तो हमें ये बी की स्पीड मालूम चल जाएगी कितनी है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड हुई विथ रिस्पेक्ट टू ए। और कोई डायरेक्शन पूछ देगा तो कहिएगा कि डायरेक्शन है अल्फा बराबर tan इनवर्स, ये वाला कितना है 50 रूट 3 माइनस 25 बाई 50 प्लस 25 रूट 3, बस एंगल बन जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं कि जब एक पार्टिकल को रोक दें तो दूसरी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। बहुत आसान है। अब अगली बात पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर कीजिएगा कि जब ए रुक गया, ध्यान दीजिए, जब ए रुक गया तो बी इस डायरेक्शन में चल रहा है और बिना एक्सेलरेशन के सीधे चल रहा है। ध्यान दीजिए, एकदम सीधा निकल रहा है। तो यहां पे दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं। सबसे पहली बात जो सवाल आएगा कि क्या बी टकराएगा ए से,
तो बी तभी टकराएगा जब ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आई है वो ए की ओर हो, तब ना आकर के वो ए से टकराएगी। तो अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ए की ओर होगी तो बी और ए आपस में टकरा जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन हो टक्कर करने का तो आप याद रखिएगा कि पहले ये रिजल्टेंट ये वेलोसिटी निकालिएगा, एक को रोक दीजिएगा, दूसरे की वेलोसिटी निकालिएगा, वो वेलोसिटी अगर इसकी ओर आती है तो फिर ये दोनों टकरा जाएंगे। और आइए हम लोग इस टक्कर वाली बात पे एक सवाल बना लेते हैं। बहुत भारी नहीं है टक्कर, आपको लगता है जितना कठिन होता है ये बहुत आसान होता है, असल में मैथमेटिकली। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे जमीन है। यहाँ से अगर मैं 100 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट फेंकूं 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहां 40 मीटर और यहां 30 मीटर है, चलिए 20 मीटर मान लिया। क्वेश्चन है कि इस लोकेशन से यहां से मैंने 100 से फेंका 37 लगाते हुए 40 मीटर दूर 20 मीटर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट मैं कितनी वेलोसिटी से फेंकूं हॉरिजॉन्टली कि दोनों टकरा जाए, ये मैंने पूछा। व्हाट शुड बी सो दैट बोथ कोलाइड, वो दोनों कोलाइड करें, इस प्रकार का सवाल। तो ध्यान दीजिए, तो बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रेक करना है इसको, तो ब्रेक करने आप जानते हैं 100 cos 37, यानी कि आपको मालूम है 100 cos 37 मैंने आपको समझाया है cos 37.8 होता है, इसलिए ये आएगा 80 मीटर पर सेकेंड और इधर आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। दोनों ब्रेक हो गए। अब ध्यान दीजिए, ए को रोक दीजिए या बी को रोक दीजिए, जिसको मन उसको रोक दीजिए। चलिए हमने ए को रोका। अगर हम ए को रोक देते हैं तो अगले सवाल के अंदर आइए हम लोग इस डायग्राम को फिर से बना देते हैं। हमने ए को रोका और देखते हैं कि इसका क्या होता है। ए को रोकेंगे, जैसे ही ए को रोकेंगे तो ये 80 मीटर पर सेकेंड बंद हो जाएगा और ये 80 उलट करके इसमें जुट जाएगा, यानी इसके अंदर ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v + 80। ये 80 उलट के v में जोड़िएगा तो v + 80 हो जाएगा। अब रही बात इस 60 की, तो 60 इधर होगा, इसका ये हो गया v + 80 मीटर पर सेकेंड और ये 60 मीटर पर सेकेंड। यही दोनों जो वेलोसिटीज हैं उनका रिजल्टेंट ए की ओर आना चाहिए। यही रिजल्टेंट ए की ओर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं दोनों में। अब तो जब दोनों का जब रिलेटिव लेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन 0, उसका भी 0, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा और स्ट्रेट लाइन में आने के बाद सीधे वो ए पर टकराना चाहिए। और इसके साथ आप समझ लीजिए कि ये 40 भी है और ये 20 भी है। तो अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो आपसे कोई कहेगा कि भैया जरा tan थीटा का वैल्यू बताइए। tan थीटा का वैल्यू होगा 40/20, बट एट द सेम टाइम यहां से अगर tan थीटा निकालें तो tan थीटा होगा दिस, यानी v + 80 डिवाइडेड बाई 60, ये भी होगा। वेलोसिटियों से भी आप थीटा निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। दोनों हालत में tan थीटा बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो v + 80 का फॉर्मूला आएगा 40 × 60/20, 20 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो v + 80 = 120, यानी v = 40 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम इसको चला दें तो निश्चित मानिए कि ये दोनों टकरा जाएंगे, जाके कहीं भी टकरा जाएंगे। ये हमने यहां पे तय कर लिया कि टकरा जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें आंसर पता चल गया कि अगर वो टकरा जाएंगे, श्योर वो टकराएंगे अगर ये 40 की स्पीड से चले यहां से। तो यानी ध्यान दीजिए, जो सवाल था वो यहां पे फिर से मैं एक बार लिख दूं, 40 था, 20 था और यहां पे आपने 100 से फेंका था, 37 से फेंका था और यहां 40 मीटर पर सेकेंड से चलना था। ये दोनों आकर के कहीं भी टकरा सकते हैं। मान लीजिए टकरा गए। क्वेश्चन होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, एट व्हाट टाइम दे कोलाइड, एट व्हाट टाइम दे कोलाइड, कितना टाइम में कोलाइड होगा। बहुत आसान है। हाँ माफ कीजिएगा, बिजली कट गई थी तो मुझे वो वीडियो डिसकंटिन्यू करना पड़ा थोड़ी देर के लिए।
तो क्वेश्चन था कि एट व्हाट टाइम दे कोलाइड, कितने टाइम पर कोलाइड करेंगे। कोलाइड तब करेंगे जब ए जहां पे रुका हुआ है वहां पर ये आके टकरा जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि कोलिजन कराते समय यहां पे गौर कीजिए, इस जगह पे ए रुका हुआ है और बी 60 और ये v प्लस 80 की वेलोसिटी से आ रहा है। तो ध्यान देंगे कि v का वैल्यू कितना लाए थे आप, 40, यानी ये वाली वेलोसिटी कितनी है एक्चुअली 40 और 80 120 मीटर पर सेकेंड है। तो 120 मीटर पर सेकेंड ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। यानी अगर हम ध्यान दें कि एट व्हाट टाइम दे कोलाइड के बारे में अगर हम लोग फिर से इस चीज को चर्चा कर लें, फिर से जरा डिटेल में हम लोग देख लें कि हमारे पास क्या सिचुएशन थी। तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी 100, ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया था 60 मीटर पर सेकेंड और यहां से 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका था। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया था मैंने यहां पे बना दिया है कि 80-60 दिया हुआ था और उसको 40 से फेंकना था, जो कि हमको इंफॉर्मेशन मिल गई थी। यहाँ पे 40 मीटर है, यहाँ पर 20 मीटर है। बताइए कि कब टकराएंगे, फिर से ध्यान दे दीजिए कब टकराएंगे। आप हॉरिजॉन्टली टकरवा लीजिए, वर्टिकली टकरवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 80 को अगर आप यहाँ से हटा के इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड, और इस 60 को यहाँ से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखें कि एक्चुअली हमने इस ए को रोक दिया है, यहाँ पर ए को रोक दिया है। ए को रोकने के बाद बी को दो वेलोसिटी मिली है, एक 120 मीटर पर सेकेंड और एक 60 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम है कि वो आके टकरा जाएगी। तो इस बारे में ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। 40 मीटर जाना है, 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं है, आप आराम से पता लगा सकते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन, तो 40 मीटर जाना है और 120 की स्पीड है, तो आप देख सकते हैं 1/3 सेकेंड लगेगा। इधर से भी तो वही हाल है, वर्टिकल से भी अगर आप देखें तो चूंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं इसलिए इधर से भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो 20 और 60 के हिसाब से टाइम आपको 1/3 सेकेंड ही मिलता है। तो 1/3 सेकेंड के बाद ये चीजें टकरा जाएंगी, आसान है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हो सकता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन जब हो रहा था देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी की बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी क्या थी। कोई बात नहीं, अब ओरिजिनल वाले पे चले जाइएगा। ओरिजिनल वेलोसिटी पे याद रखिएगा, जब वेलोसिटी निकालनी हो मैंने ये नहीं पूछा है कि वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, मैंने पूछा है कि बी की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या होगी। ओरिजिनल वेलोसिटी तो 40 आई थी ना, तो याद रखिए 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी निकालिएगा, ये वाला मत निकालिएगा, क्योंकि ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं ये सिर्फ ए को नजर आती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह सिर्फ टाइम निकालने के लिए यूज किया जाना चाहिए। ओरिजिनल वेलोसिटी जब मैं पूछ रहा हूं तो आप ये ओरिजिनल वेलोसिटी यूज कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है 1/3 सेकेंड तक। तो याद रखिए कि 1/3 सेकेंड पर क्या होगा, तो इधर साइड में तो 40 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन वर्टिकली तो एक्सेलरेशन जी है, ओरिजिनली एक्सेलरेशन जी है। तो 1/3 सेकेंड तक चलेंगे तो 10/3 यानी कि करीब करीब 3.33 मीटर पर सेकेंड की आपकी वेलोसिटी होगी। कैसे आया, 0 + gt, तो g इन 10 × t करेंगे तो 10/3 हो जाएगा 3.33। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 40² + 3.33 का होल स्क्वायर का रूट करेंगे तो आपको बी का मोशन मिल जाएगा। उसी तरह से आप ए का भी मोशन निकाल सकते हैं कि भाई 1/3 सेकेंड पर ए का क्या मोशन था। तो आप ये भी बता सकते हैं कि दोनों का क्या मोशन था उस जगह पे। फिर बाद में ये चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो उनका मोमेंटम कंजर्वेशन और क्या क्या उसमें आगे पढ़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें जो हैं अगर आपके मन में क्लियर हो कि कब कौन से फॉर्मूले को यूज करना है और आपके मन में ऐसा लगता है, कल्पना में आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को देखें कि हाँ भाई यहाँ ये हो रहा है, तो याद रखिए कि लॉजिक जो है मैथमेटिक्स के ऊपर हमेशा रह जाता है।
मैथमेटिक्स कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, परंतु लॉजिक अगर आपने बचा के रखा है तो मैथमेटिक्स का आप सही इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप लॉजिक अपना खो चुके हैं तो मैथमेटिक्स आपको इधर से उधर लेके चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्टाइल के सवाल बनाएं। आज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्रोजेक्टाइल पढ़ा और यह सीखा कि एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी होता है विथ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में जाता है। किस प्रकार से दोनों कोलाइड करते हैं, क्या कंडीशन है, हम लोगों ने इस चीज को भी देखा। तो इस वीडियो को बंद करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, प्रोजेक्टाइल जो है स्लोप पे चलेंगे, तो उन स्लोपों पे हम लोग उनको पढ़ लेंगे। अगला क्लास हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन स्लोप लेंगे। इसी के साथ प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे फिजिक्स की जर्नी को बढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।